गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या कुछ एंजाइम से मिलकर बनी होती है। इस लेक्चर या इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो संरचना के जो प्रतिरूप है, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वो देखेंगे। तो अपन देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या दूसरे शब्दों में अपन कहें तो मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में अपन मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोशिका के आउटर सरफेस पर लिपिड और प्रोटीन बाइलेयर के रूप में पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किए गए अध्ययन या इसके रासायनिक संगठन का जैसे पता लगा तो भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो इसी कड़ी में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक आए है वो ओवरटॉन मॉडल, ओवरटॉन आया और ओवरटॉन ने 1899 में एक लिपिड मॉडल प्रस्तुत किया। 1899 में एक लिपिड मॉडल प्रस्तुत किया। इस ओवरटॉन ने लिपिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओवरटॉन ने देखा कि कोशिका के बाहर जो परत पाई जाती है, ओवरटॉन ने देखा कि ऐसे पदार्थ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन वे पदार्थ जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आसानी से नहीं आ जा सकते। इस प्रकार इसने ओवरटॉन ने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड या वसा की बनी हुई परत के रूप में होती है। लिपिड या वसा की बनी हुई परत के रूप में होती है। इसके बाद कुछ समय पश्चात ही 1926 में 1926 में ग्रेनियल और गार्टन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरा जो मॉडल दिया था वो गार्टन एंड ग्रेंडर ने दिया। ये मॉडल उन्होंने 1926 में दिया और इस मॉडल को लिपिड बाइलेयर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब गार्टन और ग्रेनियल ने क्या किया, इसने मेम्ब्रेन आरबीसी और आरबीसी से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी इसके पदार्थों को अलग किया तथा अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार की लिपिड बाइलेयर पाई जाती है। 2 टाइप्स ऑफ लिपिड बाइलेयर, दो प्रकार की लिपिड बाइलेयर पाई जाती है। और ये दो प्रकार की लिपिड जो बाइलेयर होती है वो द्विपरक के रूप में पाई जाती है। वो द्विपरक के रूप में पाई जाती है। वो द्विपरक के रूप में पाई जाती है। और इस द्विपरक में जो लिपिड होते हैं
उसका एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट होता है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो गाल्टन्स और ब्रेनियर ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड बाइलेयर की बनी हुई एक परत होती है और इस लिपिड के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो पोलर एंड और दूसरा नॉन पोलर एंड। और इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड की बाइलेयर होती है इसमें जो इसका जो पोलर एंड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, और जो नॉन पोलर एंड होता है वो इंटीरियर या अंदरूनी होता है, इंटीरियर या अंदरूनी होता है। और जो पोलर जो एंड होता है वो एक तो एक्सटीरियर होता है और एक इनर होता है, इंटीरियर भी होता है। तो जो इनर वाला जो पोलर एंड होता है वो साइटोप्लाज्मिक फेसिंग होता है, साइटोप्लाज्मिक फेसिंग होता है। तो गार्टर और ग्रेंडल ने जो लिपिड बाइलेयर मॉडल प्रस्तुत किया था आरबीसी में, इसका अध्ययन किया और बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यूकेरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और इस लिपिड बाइलेयर में भी नॉन पोलर और पोलर जो लिपिड होते हैं वो पाए जाते हैं और जो पोलर पोर्शन होता है वो एक्सटीरियर बाहर की तरफ रहता है और जो नॉन पोलर पोर्शन होता है वो इसके इंटीरियर होता है। नेक्स्ट जो मॉडल प्रस्तुत किया वो इससे कुछ एडवांस मॉडल प्रस्तुत किया, वो डेनियल और डेविसन ने दिया था और उस मॉडल को सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड जो मॉडल है वो डेनियल एंड डेविसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दूसरे शब्दों में इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। तो सर्वप्रथम डेनियल और डेविसन ने बताया कि जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, फैट और प्रोटीन की बनी हुई एक ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन, फैट और प्रोटीन की बनी हुई एक ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होती है। तो जो डेनियल और डेविसन ने जो मॉडल दिया था वो सैंडविच मॉडल था और सैंडविच मॉडल के अनुसार डेनियल और डेविसन ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन, फैट और प्रोटीन के क्रम में पाई जाती है और एक ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर, त्रिपरतीय स्ट्रक्चर या स्तर का निर्माण करती है। इसके अनुसार जो फैट या लिपिड की जो परत होती है, लिपिड की जो बायोमोलिकुलर जो परत होती है वो दो प्रोटीन परतों के बीच में ऐसे व्यवस्थित होती है जैसे कि सैंडविच। इसी कारण से इस मॉडल का नाम सैंडविच मॉडल दिया गया। तो जो प्रोटीन जो इस मॉडल में पाई जाती है वो प्रोटीन डेनियल और डेविसन ने बताया कि ये जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो इन दोनों एक्सटीरियर और
लगभग 1950 के दशक तक इस मॉडल में अनेक परिवर्तन होते रहे और 1954 में 1954 में डेनियल और डेवसन ने बताया कि जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लोबुलर न रहे बीटा फोल्डेड चेन के रूप में पाई जाती है। इसमें जो प्रोटीन जो होती है, जो प्रोटीन की जो लेयर होती है वो बीटा फोल्डेड चेन के रूप में पाई जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन होती है, बीटा फोल्डेड जो चेन होती है, इसकी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिट्स बन जाते हैं और ये पिट्स होते हैं मैक्सिमम 7 जो एंगस्ट्रोम साइज के व्यास के पिट्स या गर्त बनते हैं जो आयंस और जल के वाटर के आवागमन को सुगमित करते हैं। ये जो पिट्स या गर्त होते हैं वो कुछ आयंस और जल के आवागमन को सुगमित करते हैं। इस आधार पर सैंडविच मॉडल के आधार पर या डेनियल डेवसन ने कहा कि ये जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो चयनात्मक पारगम्यता भी कर सकती है, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी कर सकती है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है मिसेलर थ्योरी। मिसेलर थ्योरी या मीजर थ्योरी, इसको हॉफमैन ने किया ना, इस थ्योरी का प्रतिपादन हॉफमैन ने किया था। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की जो बाइलेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड बाइलेयर होती है, इस लिपिड बाइलेयर के चारों तरफ प्रोटीन के मॉलिक्यूल व्यवस्थित रहते हैं। लिपिड के चारों ओर प्रोटीन के मॉलिक्यूल व्यवस्थित रहते हैं जिससे लिपिड और प्रोटीन एक मिसेल लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। प्रोटीन और लिपिड के अणु मिसेल लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं और जहां पर दो मिसेल लाइक संरचनाएं मिलती हैं वहां एक गर्त या पिट्स बनता है और ये गर्त और पिट्स होता है वो पदार्थों के आवागमन पे को सुगमित करता है। तो इस प्रकार से ये मिसेल लाइक संरचना बन गई। इसमें जो लिपिड के जो अणु होते हैं, लिपिड बाइलेयर के जो अणु होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो चेन होती है, ये प्रोटीन के कोट में व्यवस्थित होते हैं और एक मिसेल लाइक संरचना बनाते हैं। और जहां पे दो मिसेल मिलते हैं वहां पे एक गर्त रूपी संरचना बन जाती है जहां से आयंस और पदार्थों का आवागमन, आयंस और ये जो वाटर का आवागमन सुगमित होता है। तो मिसेलर थ्योरी को दिया था हॉफमैन ने। इसके बाद जो थ्योरी आई वो आई रॉबर्टसन मॉडल, रॉबर्टसन का यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन यूनिक मेम्ब्रेन रॉबर्टसन यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अनुसार रॉबर्टसन ने क्या किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ फिक्स किया। फिक्स करने पर इसको इसमें 3 लेयर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर प्राप्त हुई।
और ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर के रूप में संरचनाएं प्राप्त हुई। वह पार्ट जो डार्कली स्टेन था, दो प्रकार की रेखाएं प्राप्त हुई, एक तो डार्कली स्टेन रेखा और एक लाइट स्टेन रेखा प्राप्त हुई। तो रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार रॉबर्टसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें जो बाहर की जो परत होती है, वो 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है और उसमें प्रोटीन का पार्ट होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और लिपिड पार्ट होता है वो 5 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। और लिपिड वाला पार्ट कौन सा? लिपिड वाला पार्ट वो पार्ट जो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर एंड होता है, वो इसके साथ डार्कली स्टेन गहरा अभिरंजित प्रतीत होता है, डार्क लाइन प्रतीत होता है। तो रॉबर्टसन ने बताया कि ये जो गहरी अभिरंजित जो लाइन है, ये जो प्रोटीन और जो लिपिड के बनी होती है वो ऑस्मियोफिलिक बैंड और ये दूसरी जो लाइन होती है वो होती है लाइट ऑस्मियोफिलिक बैंड। ये जो डेंस ऑस्मियोफिलिक जो बैंड होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, और ये 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। और ये जो लाइट ऑस्मियोफिलिक बैंड होता है वो 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। इधर भी ये साइड में 25 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इस प्रकार जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। तो रॉबर्टसन ने कहा कि इसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओशन टेट्राऑक्साइड के साथ फिक्स किया और देखा कि ओशन टेट्राऑक्साइड के साथ इसका अध्ययन करने पर पाया कि इसमें दो प्रकार की लाइनें प्राप्त हुई। एक तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अधिक गहरी डेंस जो फिक्स होती है और दूसरी लाइट रूप से फिक्स होने वाली। तो जो डेंस रूप से फिक्स होती है वो प्रोटीन और हाइड्रोफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है, वो 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। उसमें 20 एंगस्ट्रॉम मोटी तो प्रोटीन लेयर होती है और 5 एंगस्ट्रॉम मोटी लिपिड की लेयर होती है। ऐसा ही इंटीरियर साइड में होता है, 25 एंगस्ट्रॉम मोटी लिपिड और प्रोटीन लेयर होती है और जो मध्य की लेयर जो होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम होती है, वो हाइड्रोफोबिक फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार जो रॉबर्टसन ने कहा कि यूकेरियोटिक कोशिका के जो अन्य जो कोशिकाएं होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स या न्यूक्लियस, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है या झिल्ली होती है वो भी इसी प्रतिरूप लिए हुए होती है, उनका लाक्षणिक प्रतिरूप भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार जो मॉडल दिया था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई झिल्ली प्रतिरूप मॉडल कहा गया। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो प्लाज्मा झिल्ली का सर्वसाधारण मॉडल होता है और उसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उस मॉडल को कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके अनुसार, सिंगर और निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो
प्रोटीन की लेयर के रूप में होती है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इसके मॉडल में ये नहीं है कि ये लेयर त्रिपरतीय होती है। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन जो होती है वो लिपिड में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। और सिग्नल और निकोलसन ने बताया कि जो लिपिड पाया जाता है इसमें वो क्वासी फ्लूइड अवस्था में पाया जाता है। तो क्वासी फ्लूइड अवस्था में पाया जाता है। और जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस क्वासी फ्लूइड लिपिड में अंदर धसे हुए होते हैं। क्वासी फ्लूइड लिपिड में अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। इस मॉडल में भी लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और वही इसके जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो एक्सटीरियर या बाहर की तरफ होती है और हाइड्रोफोबिक जो एंड होते हैं वो इसके अंदर की तरफ होते हैं। और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। और इस मॉडल में एक्सटीरियर जो प्रोटीन होती है या लिपिड होता है उसके साथ कुछ न कुछ ग्लाइकल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। तो इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल में भी लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और ये लिपिड की बाइलेयर 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन दो प्रकार से इस लिपिड बाइलेयर में पाई जाती है। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, समागम प्रोटीन जो पार्शली या पूर्णतया इस